नमस्कार स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। चलिए, हमारा जो चैप्टर चल रही हुई है 11th बायोलॉजी चैप्टर सेकंड, और चैप्टर सेकंड ऐसा लग रहा है कि पूरा कंप्लीट हो गया, लेकिन नहीं। चैप्टर सेकंड का हम लोग फर्स्ट पार्ट फिर चलते हैं। सेकंड अध्याय 2 लिखा हुआ है वहाँ पास, वो कंप्लीट हो गया, लेकिन अध्याय 2 के बाद अध्याय 3 ऐसा नहीं है। अध्याय 2 का पहला आया, फिर अध्याय 2 का बी आएगा, अध्याय 2 का सी आएगा, अध्याय 2 का डी आएगा। तो ए में चलते हैं। तो अब हमारा पॉइंट आता है 5 जगत, है ना। 5 जगत वर्गीकरण में पहला जगत में चलते हैं हम लोग, मोनेरा जगत। मैंने आपको पहला अध्याय में बताया था कि 5 जगत वर्गीकरण क्या था, और ये वीडियो है वो 11वीं के साथ साथ बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए यूज़फुल है, और सीजीओएम के लिए भी यूज़फुल है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी यूज़फुल है। तो सीधा हम लोग पॉइंट में चलते हैं, जगत मोनेरा। ठीक है, 5 जगत बताया था, और आपको बताया था कि प्रत्येक जगत को एक एक करके हम लोग पढ़ते जाएंगे। तो पहला जगत का नाम है आपका मोनेरा। मोनेरा जगत के अंतर्गत आने वाले जो जीव होते हैं, उसके प्रत्येक जीव को हम लोग पढ़ते पढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो पॉइंट नंबर फर्स्ट, मोनेरा जगत के प्रमुख समूह, है ना। पहले तो मोनेरा जगत का मैं नॉर्मल परिचय नहीं दूंगा। क्योंकि मैंने मोनेरा जगत का 6 लक्षण आपको 5 लक्षण आपको लिखा रखी है शुरू वीडियो में, है ना। तो मोनेरा जगत के 6 लक्षण देखें तो एक कोश होता है, प्रोकैरियोटिक होता है, ये सब आप पहले नंबर के वीडियो में देख सकते हैं। तो मोनेरा जगत के समूहों के अंतर्गत जाएंगे तो सबसे पहला समूह है आपका आर्कीबैक्टीरिया। आर्कीबैक्टीरिया, बैक्टीरिया मतलब जीवाणु, पहला समूह का नाम। दूसरा समूह का नाम आएगा आपका जीवाणु समूह। ठीक है, तीसरा समूह का नाम आ जाएगा आपका एक्टिनोमाइसीटीज। एक्टिनोमाइसीटीज, ये पहला बार हर नाम को सुनोगे ऐसा लग रहा है ना, और ऐसा ही लगेगा, है ना। एक्टिनोमाइसीटीज। आगे आता है आपका नीलहरित शैवाल, है ना। ये नीलहरित शैवाल रहेगा आगे, और रहेगा आपका माइकोप्लाज्मा और रिकेट्स, ऐसे बहुत सारे समूह रहेंगे। तो अभी तो केवल पहला नंबर के समूह को जानो, आर्कीबैक्टीरिया। तो समूह नंबर फर्स्ट में चलते हैं। आर्कीबैक्टीरिया क्या है ना, इसमें कौन कौन के प्रकार जीवाणु पाए जाते हैं, देखिए ध्यान से। तो आर्कीबैक्टीरिया, यहाँ पर आपको नॉर्मल लिखना है कि प्राथमिक जीवाणुओं के समूह, जैसे कि हमारे पास मुख्य रूप से एक जीवाणु है। क्या है, जीवाणु। तो इन जीवाणु को बनने से पहले देखिए, कोई बच्चा बनता है तो उसके पहले क्या बनता है, भ्रूण बनता है। क्या बनता है, भ्रूण से पहले जाइगोट, ये सब आप पढ़े होंगे। जाइगोट क्या है, जब युग्मक मिलते हैं आपस में, युग्मक मिलते हैं आपस में, तब जाइगोट बनता है। ये सब तो आप जानते होंगे। ठीक है, तो एक्चुअली में ये जो जीवाणु होते हैं, उसके पहले वाला जो जीवाणु है ना, ठीक है, प्राथमिक जीवाणु होते हैं। ठीक है, उसी प्राथमिक जीवाणु किससे संबंधित हैं, आर्कीबैक्टीरिया से संबंधित हैं। ओके, तो प्राथमिक जीवाणुओं के समूह जिनकी कोशिकाओं की कोशिका भित्ति पॉलीसेकेराइड एवं प्रोटीन की बनी होती है। अब देखिए कि प्राथमिक जीवाणुओं का समूह जिनकी कोशिकाओं की जो कोशिका भित्ति है वो पॉलीसेकेराइड की एवं प्रोटीन की बनी होती थी, वो आर्कीबैक्टीरिया के अंतर्गत आता था ना। ठीक है, क्लियर। तथा जिनकी कोशिका झिल्ली में लिपिड्स की साखित श्रृंखलाएं पाई जाती थी। देखिए, कोई भी आप लोग ये देखे होंगे संरचना, उस संरचना में आप लोग क्या देखे होंगे कि जितने भी इमाज है, यहाँ पर मैं बनाता हूँ क्या, आर्कीबैक्टीरिया। क्या बना दिया मैंने, आर्कीबैक्टीरिया। ठीक है, आर्कीबैक्टीरिया बना दिया। तो इस आर्कीबैक्टीरिया जो कोशिका भित्ति, यहाँ पर जो कोशिका भित्ति होती थी, वो जो कोशिका भित्ति किसकी बनी होती थी, वो पॉलीसेकेराइड, है ना, और प्रोटीन की बनी होती थी। क्लियर है, ये सब नाम पहली बार सुनने को मिलेगा। ठीक है, तो पॉलीसेकेराइड और प्रोटीन की बनी होती थी, ये तो क्लियर हो गया आपको। ठीक है, तथा जिनकी कोशिका झिल्ली, अब ये कोशिका भित्ति के जस्ट नीचे क्या पाया जाता है, कोशिका झिल्ली पाया जाता है, पता है ना, कोशिका झिल्ली पाया जाता है। तो इनकी जो कोशिका झिल्ली है वो किसकी बनी होती है, लिपिड वसा। क्लियर है, तो इनकी जो कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती थी, लिपिड्स की बनी होती थी, है ना, या लिपिड्स की साखित श्रृंखलाएं पाई जाती थी, है ना। इसे आर्कीबैक्टीरिया कहते हैं। अब आर्कीबैक्टीरिया मतलब इसके अंतर्गत केवल एक जने को आर्कीबैक्टीरिया नहीं बोलते थे, पूरे उसके समूह क्या बोलते थे, आर्कीबैक्टीरिया। ठीक है, उसमें अलग अलग जीव का नाम है ना। तो ये क्लियर हो गया आपको, आर्कीबैक्टीरिया किसको बोलते थे, जिनका जो कोशिका भित्ति है। जीवाणु को कोशिका भित्ति वो किसको बनी होती थी, वो आगे बताऊंगा। जीवाणु को कोशिका भित्ति वो पेप्टिडोग्लाइकान्स की बनी होती थी। आप सुनोगे पहले नाम, है ना, पहली बार नाम सुनोगे पेप्टिडो, ये आप सब याद कर लेना है आपको, ग्लाइकान्स पढ़ते हैं उसको, पेप्टिडोग्लाइकान्स। ये जीवाणु को कोशिका भित्ति बना होता है इनसे। तो अब देखिए, इनका जो कोशिका भित्ति वो किससे बना होता है, पॉलीसेकेराइड से बना होता है। मैंने आपको बार बता रखी है कि जब जितना भी नाम आएगा एकदम नया नाम लगेगा। ठीक है, तो इनका जो कोशिका भित्ति किसकी, पॉलीसेकेराइड की बनी होती है, प्रोटीन की बनी होती है। और जिनकी कोशिका भित्ति वो पॉलीसेकेराइड और प्रोटीन की बनी होती है, वो क्या है आपका, आर्कीबैक्टीरिया है ना।
इनके जो कोशिका झिल्ली भी होती है वो किसकी बनी होती है, लिपिड्स की बनी होती है। ये तो क्लियर हो गया आपको, ठीक है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, आर्कीबैक्टीरियास कहते हैं, मतलब बहुत सारे होते हैं आर्कीबैक्टीरिया, इसके अंतर्गत बहुत सारे और जीव आते हैं, ठीक है। तो अर्थात इसके जीवाणु की तरह, है ना, मैंने क्या बताया कि इनकी कोशिका भित्ति पॉलीसेकेराइड और प्रोटीन की बनी होती हैं। तो इसमें अर्थात लिखने की जरूरत नहीं है, इसमें जीवाणु की तरह पेप्टिडोग्लाइकेंस नहीं पाए जाते हैं। जीवाणु में क्या पाया जाता है, पेप्टिडोग्लाइकेंस। तो इसमें क्या पेप्टिडोग्लाइकेंस नहीं पाए जाते हैं, ये बताया जा रहा है आपको। क्लियर है, एकदम बात क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं थोड़ा से आर्कीबैक्टीरिया के प्रकार, टाइप्स ऑफ आर्कीबैक्टीरिया। जैसे हम लोग जीवाणु बोलते हैं तो जीवाणु किसी एक का नाम है क्या, नहीं, ये पूरे जीवाणु समूह का नाम है, ठीक है। उसी तरह आर्कीबैक्टीरिया किसी एक का नाम नहीं है, ठीक है। तो आर्कीबैक्टीरिया के प्रकार में चलते हैं हम लोग। आर्कीबैक्टीरिया का सबसे पहला प्रकार आता है आपका लवण प्रिय आर्कीबैक्टीरिया। देखिए इसका मैं डिटेल नहीं करूँगा, बस ऐसा है कि मैं आपको यहाँ बोल कर दिखाता हूँ, आपको स्पीड को कम करके या तो पॉज कर करके आपको लिखना है लवण प्रिय आर्कीबैक्टीरिया क्या है। लवण मतलब क्या होता है, नमक, ठीक है। आर्कीबैक्टीरिया प्रकार का पहला प्रकार देखिए, तो लवण प्रिय आर्कीबैक्टीरिया। तो इस प्रकार के जो आर्कीबैक्टीरिया हैं वह अधिक नमक की सांद्रता, ये बात याद रखिएगा, अधिक नमक की सांद्रता, लवण प्रिय आर्कीबैक्टीरिया ना। तो इस प्रकार के आर्कीबैक्टीरिया, इसका डिटेल करिएगा, ऐसे करिएगा कि इस प्रकार के जो आर्कीबैक्टीरिया है, उस आर्कीबैक्टीरिया है वह अधिक नमक की सांद्रता वाले विलयन में अपना जीवन यापन करते हैं, ठीक है। ये अवायवीय प्रकृति के होते हैं, अवायवीय प्रकृति के होते हैं, ठीक है। ये अवायवीय प्रकृति होते हैं, मतलब क्या होता है कि वायु के अनुपस्थिति में क्रिया कर सकता है, या इसके शरीर है उसमें वायु की आवश्यकता लगभग नहीं के समान होती है, ठीक है। एक चीज़ और है, वायु का मतलब CO2 O2 इस सब गैस से सम्मिलित है ना, ठीक है। ये मत समझना केवल O2 के बारे में बात हो रही है ना। तो ये लवण प्रिय क्या लिखोगे, इस प्रकार के जो आर्कीबैक्टीरिया है वो अधिक लवण की सांद्रता वाले विलयनों में अपना जीवन यापन करते हैं, ये अवायवीय प्रकृति के होते हैं। क्लियर है। दूसरा इसका उदाहरण में देखें तो हेलोबैक्टीरियम, ये अब नाम है इसका, आर्कीबैक्टीरिया किसी का नाम नहीं है, ठीक है ना, ये पूरा समूह का नाम है। और ये है हेलोबैक्टीरियम, ये किसी एक जीव का नाम है, ठीक है, एक आर्कीबैक्टीरिया का नाम है, या हेलोकॉकस बोल सकते हैं। ये कॉकस है ना वो जीवाणु में आएगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पर हेलोकॉकस है, हेलोबैक्टीरियम है, ये सब किस में आएगा, आर्कीबैक्टीरिया में आएगा। मतलब जीवाणु का जो अविकसित रूप है ना उसी को हम लोग बोल सकते हैं आर्कीबैक्टीरिया, ठीक है। ओके, तो पहला नंबर पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट देखिए, मेथेनोजीनस आर्कीबैक्टीरिया, है ना। तो इसका भी देखिए, इसका डिटेल क्या करोगे, ये जीव है, ये जीव, या लिखेंगे जीव लिखने की जरूरत नहीं, ये अत्यधिक अम्लीय, जैसे कि CO2 या फार्मिक अम्ल ज़्यादा बेटर रहेगा, फार्मिक अम्ल, क्योंकि यहाँ CO2 वाला वातावरण में करेंगे तो थोड़ा सा अम्लीय माध्यम कम हो जाएगी। तो ये अत्यधिक अम्लीय स्थिति लिख लेना यहाँ पर, ये अत्यधिक अम्लीय स्थिति फार्मिक अम्ल युक्त वातावरण में रहते हैं या रहकर, है ना, मीथेन गैस उत्पन्न करते हैं, मीथेन गैस उत्पन्न करते हैं। क्लियर है। जब हम लोग 11 अध्याय में जाएंगे, 12वीं में जाओगे आप लोग, है ना, तो 12वीं का 11 अध्याय में जाएंगे, वहाँ पर पूछा जाएगा कि मेथेनोजेनस जीवाणु क्या है ना। तो ये आर्कीबैक्टीरिया इसी के अंतर्गत आता है ना। तो ये अत्यधिक अम्लीय स्थिति फार्मिक अम्ल युक्त वातावरण में रहते हैं और मीथेन गैस उत्पन्न करते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग मेथेनोजीनस भी कह सकते हैं, है ना। ओके, तो इसको उदाहरण में क्या लिख रहे हैं, मेथेनोकाक्कस, इसमें हेलोबैक्टीरियम या तो हेलोकाक्कस लिख देना, इसको उदाहरण में क्या है, मेथेनोकाक्कस, ठीक है। तीसरा पॉइंट, थर्मोएसिडोफिल्स
आपको बताया था जितना भी नाम है पूरा नया नाम है, आपको ऐसा लगा कि बहुत ज़्यादा हम लोग कठिन पढ़ रहे हैं। तो लवण प्रिय आर्किबैक्टीरिया, मेथेनोजिनस आर्किबैक्टीरिया और थर्मोएसिडोफिल्स या बोलेंगे उसको ताप अम्ल प्रिय। ये अम्ल प्रिय था पहला वाला, सॉरी लवण प्रिय था, ये क्या था, अम्ल प्रिय था। ठीक है, अम्लीय मात्रा में रहता था। ठीक है, और ये क्या हो गया, ताप अम्ल प्रिय, मतलब दोनों चीज़ें हो सकता है। क्लियर है। तो ताप अम्ल प्रिय हम क्या लिखेंगे, है ना। अच्छा, एक चीज़ और बताना भूल गया मैं, इसमें क्या बताया मैंने, ये क्या होते हैं, अवायवी होते हैं ना। ठीक है, इसमें भी लिख लेना आप कि ये भी अवायवीय होते हैं, अवायवीय होते हैं, है ना। क्लियर है। तो ये अत्यधिक अम्लीय स्थिति जैसे कि फार्मिक अम्लयुक्त वातावरण में रहते हैं तथा मीथेन गैस उत्पन्न करते हैं, ये भी अवायवीय होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी, है ना। तो ये वायवीय, है ना, और अवायवीय दोनों ही स्थिति में मिलते हैं, दोनों ही स्थिति, वायु की उपस्थिति वाले स्थान में भी, वायु की अनुपस्थिति, ये वायवीय एवं अवायवीय दोनों ही स्थिति में मिलते हैं। ये वायवीय एवं अवायवीय दोनों ही स्थिति में क्या होते हैं, मिलते हैं। इतना लिख लोगे आप लोग। ठीक है ना। यह प्रायः सल्फर युक्त, कौन सी युक्त, सल्फर युक्त झरनों, सल्फर युक्त झरने क्या होते हैं, गर्म वातावरण युक्त होते हैं, गर्म पानी के स्रोत, है ना, में जीवन यापन करते हैं। ये वायवीय अवायवीय दोनों प्रकार के स्थिति में मिलते हैं तथा यह सल्फर युक्त झरने गर्म पानी के स्रोत में जीवन यापन करते हैं। क्लियर है। इतना लिख लीजिएगा। ठीक, उदाहरण में लिख लेंगे आप लोग, थर्मोप्लाज्मा, क्या नाम है उसका है, थर्मोप्लाज्मा। तो ये हो गया आपका आर्किबैक्टीरिया। ठीक है, पहला समूह हो गया आपका आर्किबैक्टीरिया। दूसरा समूह हम जाते हैं हम लोग जीवाणु में। ठीक है, लेकिन एक चीज़ मैं बताता हूँ आज मैं जीवाणु के बारे में पूरा डिटेल नहीं दूंगा, क्योंकि जीवाणु की संरचना है, एक पॉइंट बनता है, एक पूरा टॉपिक बनता है। जीवाणु का प्रजनन है वो एक पॉइंट बनता है, तो सबका अलग अलग पॉइंट बनेगा। तो आज के पॉइंट में केवल मैं जीवाणु का परिचय देता हूँ, है ना। और जीवाणु के परिचय के साथ हम लोग कल पढ़ेंगे जीवाणु के संरचना। ठीक है, तो बैक टू बैक आप वीडियो देखते रहेंगे। तो जीवाणु एक कोश की प्रोकैरियोटिक, कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं, आपको पता है। प्रोकैरियोटिक, एक कोशिका का क्या नाम है, प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक, और एक को क्या बोलते हैं, यूकैरियोटिक। ठीक है, तो जीवाणु एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक तथा प्रायः अप्रकाश संश्लेषित सरल जीव होते हैं। अप्रकाश संश्लेषित, जिसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है, जिनके कोशिका की कोशिका भित्ति, अब मैं यहाँ पर बताता हूँ थोड़ा सा, जीवाणु की संरचना भी लगभग ऐसे ही बनाएंगे हम लोग। ठीक है, वैसे तो आर्किबैक्टर संरचना कुछ अलग अलग होती है ना। अब मैं जीवाणु की बात कर रहा हूँ तो केवल ऐसे गोल ही नहीं रहता ना, मैं आगे बताऊंगा। सर्पिलाकार भी होता है, कामाकार भी होता है ना, क्षणाकार भी होता है। तो मैं आपको समझाने के लिए बस ही गोला बना रहा हूँ। ठीक है, तो जीवाणु एक कोश की प्रोकैरियोटिक तथा प्रकाश संश्लेषित सरल जीव होते हैं, जिनके कोशिका की कोशिका भित्ति है वह म्यूकोपेप्टाइड की बनी होती है। अब सोचोगे आप कि सर ने तो अभी पेप्टिडोग्लाइकान्स बताया था यहाँ पर, देखो। ठीक है, तो भाई आपको क्लियर कर देता हूँ ना, ये जो म्यूकोपेप्टाइड है ना, म्यूकोपेप्टाइड को ही हम लोग क्या बोलेंगे, पेप्टिडोग्लाइकान्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पेप्टिडोग्लाइकान्स। और इसको एक और नाम से और जानते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं म्यूरिन। क्या बोलते हैं, म्यूरिन भी कहते हैं। ठीक है, तो अब पेप्टिडोग्लाइकान्स लिखा है तो भी राइट है, म्यूकोपेप्टाइड लिखा है तो भी राइट है ना। तो जिनके कोशिका की कोशिका भित्ति म्यूकोपेप्टाइड की बनी होती है, ये जंतुओं की अपेक्षा पौधे से ज़्यादा लाक्षणिक की समानता का प्रदर्शित करते हैं। मतलब इसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है, तो पौधे में भी कोशिका भित्ति पाई जाती है, आपको पता है, जंतु में नहीं होती है। ठीक है, तो इस तरह से कोशिका जीवाणु की संरचना है, जो चित्र है उसको मैं एक बार यहाँ पर दिखाता हूँ। स्क्रीन देखिए, ये जीवाणु की संरचना है ना। और मैं इस चित्र को जब जीवाणु की संरचना बताऊंगा उसमें क्लियर करूंगा। आज का जो पॉइंट है ये केवल आपके समझने का है, लिखने का है ना, ज़्यादा याद नहीं करना है। जीवाणु क्या है ना। आगे हम लोग चलते हैं, जीवाणु ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, उसके बाद आएगा आपका जीवाणु के आकार। तो देखिए, जीवाणु के आकार में नॉर्मल एकदम जानकारी देता हूँ, है ना। और कल जो जानकारी है वो बहुत ज़्यादा
आपके लिए यूज़फुल रहेगा। चलिए, तो पहला पॉइंट चलते हैं, गोलाकार जीवाणु, है ना। तो गोलाकार जीवाणु देखिए, ये सीधी बात, ये ऐसा, ये गोलाकार, है ना। देखिए, गोलाकार जीवाणु को कोक्कस कहते हैं। इसका डिटेल देखिए, गोलाकार जीवाणु ना, जीवाणु के आकार, तो गोलाकार जीवाणु, तो गोलाकार जीवाणु को क्या बोलते हैं, कोक्कस कहते हैं, है ना। और ये अगर बहुवचन में होते हैं, है ना, तब क्या होता है, उसको कोक्काई कहते हैं। तो उसको छोड़ो, अभी यहाँ शुरू कर देना कि ये अकेले होते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं माइक्रोकोक्कस, गोलाकार जीवाणु के बारे में बात हो रही है ना। गोलाकार जीवाणु में क्या डिटेल करोगे कि यहाँ अकेले में रहता है, अकेले में होता है तो इसको माइक्रोकोक्कस कहते हैं। यदि ये युग्म में हो, यदि ये किसमें हो, युग्म में हो, ये इकल्ला हो गया, यदि ये किसमें हो, युग्म में हो तो इसको डिप्लोकोक्कस कहते हैं, डिप्लोकोक्कस कहते हैं। यदि श्रृंखला में हो तो इसे स्ट्रेप्टोकोक्कस कहते हैं। ऐसा, इसको बोलेंगे स्ट्रेप्टोकोक्कस, माइक्रोकोक्कस, डिप्लोकोक्कस, स्ट्रेप्टोकोक्कस, ठीक है। यदि ये घनाकार में हो, घन के आकार, इधर और पीछे भी चार और ना, ऐसे, इसको बोलेंगे हम लोग सारसिनी, ये गोलाकार हो गया। क्लियर है। दूसरा पॉइंट रहेगा आपका क्षणाकार, क्लियर है, क्षणाकार। तो ये दंड के आकार के होते हैं, जिसे बैसिलाई कहते हैं। डिटेल एक लाइन में करना कि ये छोटे एवं सीधे, दंड मतलब सीधे दंड के आकार का होता है, इसे बैसिलाई कहते हैं, बैसिलाई। ये भी एक जीवाणु है ना, लेकिन इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बैसिलाई बोल देंगे, है ना। अब देखिए, गोलाकार में क्या बताया मैंने कि ये, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, गोलाकार जीवाणु को हम लोग बोलते हैं कोक्कस। क्या बोलते हैं, कोक्कस, है ना। और बहुवचन में इसको कोक्काई बोलते हैं, कोक्काई। इसको लिखने के नहीं बोला मैंने, ठीक है, सीधा यहाँ पर शुरू करना है कि यहाँ अकेले में माइक्रोकोक्कस रहता है। इसी तरह इस बैसिलाई अगर अकेला रहता है ना, तो उसको हम लोग बैसिलस बोलते हैं, बैसिलस। अकेला रहता है तो ऐसे क्षणाकार, देखो ये, इसको बोलते हैं बैसिलस। अगर ये द्विवचन में हो तो उसको बोलते हैं डिप्लो बैसिलस, है ना। क्या बोलेंगे, डिप्लोबैसिलस। यदि वो श्रृंखला में हो, 1 2 3 4, तो इसको क्या बोलेंगे, स्ट्रेप्टोबैसिलस। सेम, माइक्रोकोक्कस, डिप्लोकोक्कस, स्ट्रेप्टोकोक्कस। तो एक जन रहेगा तो क्या बोलेंगे हम लोग, सिंगल रहेगा तो क्या बोलेंगे हम लोग, बैसिलस। और 2 जन रहेंगे तो क्या बोलेंगे हम लोग, डिप्लोबैकस। और श्रृंखला में रहेगा तो क्या बोलेंगे, स्ट्रेप्टोबैसिलस, ठीक है। तीसरा आता है आपका कामाकार, कॉमा बोलते हैं, कोमाकार, ऐसा कोमा, ये अल्पविराम, ठीक है, कोमाकार, है ना। इसमें ज़्यादा डिटेल मत करना, इसमें क्या ये लिख देना कि अल्पविराम चिन्ह आकार के जीवाणु, अल्पविराम चिन्ह के आकार ऐसा, लगभग ऐसा नहीं होता है कामा, ऐसा होता है कामा, तो ऐसे कर देते हैं। तो अल्पविराम चिन्ह आकार के जीवाणु इस श्रेणी में रखे जाते हैं, कामाकार के अंतर्गत रखे जाते हैं, ठीक है। इसमें कसाभिका पाई जाती है, यहाँ पर कसाभिका, छोटा सा, इसको बोलते हैं पुंछ, कसाभिका पाई जाती है। चौथा, सर्पिल जीवाणु। तो ये स्क्रू के आकार की तरह के जीवाणु को सर्पिल जीवाणु कहते हैं, बस इतना लिखना, स्क्रू के आकार का, ठीक है। स्क्रू के आकार का, स्क्रू मतलब क्या समझ रहे हो आप लोग, स्क्रू, इसका संरचना कुछ ऐसे करेंगे, ठीक है ना। इस तरह से ये जीवाणु क्या हो गया आपका, संरचना। चलिए, तो आगे का जो टॉपिक है वो है बैक्टीरिया में अभिरंजन,
है ना। तो यहाँ पर क्वेश्चन आता है ग्राम पॉजिटिव जीवाणु क्या है और ग्राम नेगेटिव जीवाणु क्या है, ऐसा क्वेश्चन आता है ना। तो बैक्टीरिया में अभिरंजन में आप क्या समझोगे कि जो बैक्टीरिया है, जीवाणु है, उसको दो तरह से दो भागों में बांटा जाता है। एक तो जिसको अभिरंजित करते हैं, अभिरंजित मतलब क्या होता है, हमारे नॉर्मल भाषा में देखना है तो रंगना होता है, ठीक है। जैसे किसी चीज़ को रंग देते हैं, जिस चीज़ को हम लोग रंगते हैं वो रंगा ही रहता है, ठीक है, तो वो अलग श्रेणी में आएगा। और किसी चीज़ को हम लोग रंगते हैं लेकिन रंगने के बाद वो रंगा नहीं रहता है। मैं एकदम क्या बोलते हैं विलेज भाषा में समझा रहा हूँ आपको कि रंगना का मतलब क्या होता है कि किसी को किसी को रंग देते हैं तो वो अगर वो रंगीन रहता है तो बात अलग है, और किसी को रंगने के बाद वो रंगीन नहीं रहता तब बात अलग है। अब उसको समझ गए तो इसको समझना कोई बड़ी बात नहीं है। तो बैक्टीरिया का अभिरंजन एक्चुअली इसको क्या बोलते हैं, देखिए। तो सबसे पहले क्या हुआ था, इसको क्यों किया गया था, ये क्यों पढ़ रहे हैं, एक्चुअली मैं बताता हूँ कि इसको जीवाणु को दो भागों में बांटने के लिए पढ़ रहे हैं कि जो अभिरंजित हो जाते हैं वो जीवाणु को क्या बोलेंगे, और जो अभिरंजित नहीं होते उस जीवाणु को क्या बोलते हैं। क्यों? क्योंकि अभिरंजित होने के बाद वो स्पष्ट हो जाती है जीवाणु, है ना, स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगती है। ओके, तो सीधा पॉइंट में चलिए आप लोग क्लियर करते हैं, है ना। पहला देखिए कि ग्राम नामक वैज्ञानिक ने एक विभेदक अभिरंजक तकनीक का आविष्कार किया। मतलब जो जीवाणु उसको क्या करते हैं, विभेद करते हैं कि ये जीवाणु कौन से जीवाणु के अंतर्गत आएगा, ये जीवाणु कौन से अंतर्गत आएगा। जैसे कि जीवाणु हैं, बहुत सारे जीवाणु हैं हमारे पास, तो अब जीवाणु को बांटो तो कैसे बांटें, इसको किस आधार पर बांटें। तो देखिए जीवाणु को हम लोग बांटेंगे ग्राम निगेटिव जीवाणु और ग्राम पॉजिटिव जीवाणु, ठीक है। तो निगेटिव पॉजिटिव क्या है ये आपको जब मैं डिटेल बताऊंगा समझ आएगा कि ये जीवाणु को बांटने का एक तकनीक है ये, ठीक है। इस तकनीक का यूज़ किसने किया, सबसे पहले निर्माण किसने किया था, ग्राम नामक वैज्ञानिक ने, इसलिए इसके नाम पर बना है ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव, ठीक है। तो ग्राम नामक वैज्ञानिक ने एक विभेदक अभिरंजक तकनीक का आविष्कार किया जिसके द्वारा अभिरंजित करने पर समस्त जीवाणु दो तरह के श्रेणियों में रखे जाते हैं। देखिए पहले ये पूरा जीवाणु है, ठीक है, बहुत सारे जीवाणु हैं, इसको करते हैं अभिरंजित। जो अभिरंजित होते हैं तो इसको एक तरफ रखते हैं, जो अभिरंजित नहीं होते उसको एक तरफ रखते हैं, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि इसको अभिरंजन नहीं करते हैं, उसको भी अभिरंजित करते हैं, लेकिन वो अभिरंजित नहीं होते हैं, ठीक है। तो आविष्कार किया जिसके द्वारा अभिरंजित करने पर समस्त जीवाणु को दो श्रेणियों में रखे जाते हैं। वे जीवाणु, अब आपका पॉइंट यहाँ शुरू होता है कि ग्राम पॉजिटिव जीवाणु क्या है और ग्राम नेगेटिव जीवाणु क्या है ना। तो वे जीवाणु जो स्थायी तौर पर अभिरंजित हो जाते हैं उसे ग्राम पॉजिटिव जीवाणु कहते हैं, तथा जो अभिरंजन खो देते हैं उसे ग्राम नेगेटिव जीवाणु कहते हैं। देखिए अभिरंजन तो हम लोग दोनों का करेंगे, लेकिन जो अपना अभिरंजन खो देगा उसको हम लोग बोलेंगे ग्राम नेगेटिव जीवाणु। तो इसको क्यों पढ़ रहे हैं, इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हम लोग इस जीवाणु को क्या कर रहे हैं, श्रेणी में बांट रहे हैं, इस बांटने के लिए, ठीक है। तो इसको ग्राम पॉजिटिव जीवाणु क्या है बोलेंगे और ग्राम नेगेटिव जीवाणु क्या है, तो इसको क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। अब अभिरंजित करने के चरण, तो कैसे चरण अभिरंजित करते हैं उसको देखिए ध्यान से, एकदम सिंपल बात है। ये मान लीजिए हमारे पास क्या है, बहुत सारे क्या हैं, जीवाणु हैं, बहुत सारे क्या हैं, जीवाणु, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देना आप लोग अभिरंजन से पहले, अभिरंजन से पहले, क्लियर है। तो क्या होता है देखिए ध्यान से कि 30 सेकेंड तक हम लोग करते हैं क्रिस्टल वायलेट से अभिरंजन। 30 सेकेंड क्रिस्टल वायलेट कलर जानते हो ना आप लोग, वायलेट से अभिरंजन, ठीक है, तथा जल में घुमाना। अभी जल में घुमाना क्या है, 30 सेकेंड तक क्रिस्टल वायलेट से अभिरंजन तथा जल में घुलाना। मतलब सबसे पहले इसको अभिरंजित करेंगे क्रिस्टल वायलेट से, ठीक है, उसके बाद उसको जल में घुलाएंगे, समझिएगा। पहले इसको अभिरंजित करेंगे, उसके बाद किस में, जल में घुलाएंगे। क्योंकि क्या करना है कि इसको जस्ट लगाने के बाद अगर हमको पता चल जाता है कि कुछ ऐसे हैं जो कि अपना रंग छोड़ रहे हैं, कुछ अपना रंग को पकड़ लिए हैं, तो इस जगह भी समझ आ जाता है ना, आगे और प्रक्रिया करने की ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसलिए क्या करता है 30 सेकंड तक पहले क्रिस्टल वाइट से क्या करते हैं, अभिरंजित करते हैं। यहाँ पर एक प्रकार के जीवाणु नहीं, यहाँ पर बहुत प्रकार के जीवाणु हैं, ठीक है। तो उसको क्या करते हैं 30 सेकंड तक क्रिस्टल वाइट से क्या करते हैं, ये चरण है ना, ठीक है, चरण को मैं डिटेल नहीं करूँगा, केवल इसको समझा रहा हूँ, है ना। 30 सेकंड तक क्रिस्टल वायलेट से अभिरंजित करते हैं तथा जल में घुलाते हैं या घुमाते हैं, ऐसे, ठीक है, क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और क्रिस्टल वायलेट कलर देखे होंगे आप लोग, ठीक है, वायलेट का। तो सभी
जीवाणुओं का अभिरंजित होकर बैंगनी कलर का हो जाना, अर्थात वायलेट कलर का हो जाना, बैंगनी हो जाना। अब सभी कौन से कलर हो गए? बैंगनी कलर हो गए। अब आपको पता चल जाए कि ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव करके नहीं, क्योंकि यहाँ पर जितने भी जीवाणु उसको हम लोग क्या किए हैं? क्रिस्टल वायलेट से अभिरंजित किए हैं और जल में घुलाए हैं। तो देखो सभी जने अभिरंजित हो गए। अब बताओ, अब इस जगह तो हम लोग नहीं पहचान पाते हैं, है ना। जो अभिरंजित होता और कोई अभिरंजित नहीं होता तब पहचान लेते हैं। जो अभिरंजित होता है उससे हम लोग क्या बोलते हैं? ग्राम पॉजिटिव। और जो अभिरंजित नहीं होता है उसको क्या बोलते हैं? ग्राम नेगेटिव। लेकिन यहाँ सभी जने अभिरंजित हो गए तो आगे प्रक्रिया बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो आगे क्या करते हैं देखिए, इसको याद कर लेना आप लोग। 30 सेकंड तक क्रिस्टल वायलेट से अभिरंजित तथा जल में घुलाना। अब 1 मिनट तक आयोडीन विलयन में डुबाना तथा जल में घुमाना। अब देखिए ये जो सभी जीवाणु हैं वो अभिरंजित होकर कौन से कलर प्राप्त हो गए हैं? बैंगनी कलर। तो इसको हम लोग क्या करते हैं? इसको फिर 1 मिनट तक आयोडीन विलयन में डुबाते हैं और फिर जल में घुमाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद भी क्रिया होती है। इसके बाद भी जो प्राप्त होता है वो अभिरंजित हुए ही रहते हैं, है ना, ये जीवाणु। अब क्या किया जाता है? अब आगे किया जाता है इसको कि इसको लगभग 95% जो एथिल अल्कोहल है, एथाइल अल्कोहल बोल सकते हैं, जैसे मेथिल है, एथिल है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं एथाइल अल्कोहल। एथाइल अल्कोहल से 10 से 30 सेकंड तक धोना तथा जल में घुमाना। देखिए हर बार जल का यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, तो क्या हुआ? पहले क्रिस्टल वायलेट से अभिरंजित किया और जल में घुमाए। उसके बाद सभी जीवाणुओं का क्या हो गया? बैंगनी कलर हो गया। अब उसमें 1 मिनट तक आयोडीन विलयन में डुबाएं, फिर जल में घुमाएं, फिर यहाँ पर फिर प्राप्त हो गया, यहाँ पर अभिरंजित कर देते हैं इसको। अब क्या कहता है? उसको 95%, कितना परसेंट? 95% एथिल अल्कोहल में 10 से 30 सेकंड तक घुमाते हैं। ठीक है ना, है ना। तो क्या हो जाता है देखिए, यही पर आपको निकल जाता है कि जो ग्राम पॉजिटिव जीवाणु हैं, है ना, जो ग्राम पॉजिटिव जीवाणु हैं वो क्या हो जाते हैं? इसमें से है ना 95% एथाइल एल्कोहल से हम लोग क्रिया करवाते हैं, 10 से 30 सेकंड तक धोते हैं। तब क्या होता है कि उसका जल में घुलाते हैं, तब क्या होता है कि जो ग्राम पॉजिटिव जीवाणु हैं, ग्राम पॉजिटिव बैंगनी रंग में अभिरंजित रहते हैं तथा ग्राम निगेटिव जीवाणु रंगहीन हो जाते हैं, है ना। ग्राम नेगेटिव जीवाणु क्या होते हैं? रंगहीन हो जाते हैं। मतलब ये है कि कुछ ऐसे जीवाणु जो कि बैंगनी कलर में ही रहते हैं और कुछ जीवाणु क्या होते हैं? रंगीन होते हैं। तो आपको यहाँ पर सिद्ध हो गया कि जो रंगीन हो गया वो क्या हो गया? ग्राम पॉजिटिव हो गया, और जो रंगहीन हो गया क्या हो गया? ग्राम नेगेटिव हो गया। ठीक है, अब क्या होता है कि अच्छा से पहचानने के लिए क्या किया जाता है? सेफ्रेनिन का यूज़ किया जाता है ना, है ना। तो 30 सेकंड तक सेफ्रेनिन कौन सा कलर का होता है? आप देखेंगे हम लोग सेफ्रेनिन का यूज़ करते हैं जब किसी कोशिका को देखना होता है तो लाल कलर का। ठीक है, तो 30 सेकंड तक सेफ्रेनिन से उपचारित करते हैं, फिर पानी में घुलाते हैं। सेम वैसे फिर लिखोगे ऐसे पानी में घुलाना। तो 30 सेकंड तक सेफ्रेनिन से उपचारित कर पानी में घुलाते हैं तथा सुखाते हैं। सुखाने के बाद क्या होता है? अब फिर यहाँ पर वही रहेगा। ठीक है, और जो जीवाणु हैं वो बैंगनी कलर का था तो बैंगनी कलर का ही रहेगा, है ना, क्योंकि वो अभिरंजित हो गई है बैंगनी कलर वाले। ठीक है, लेकिन जो रंगहीन थे वो कौन सा कलर हो जाएगा? सेफ्रेनिन के कलर का हो जाएगा, अर्थात कौन सा कलर का हो जाएगा? लाल कलर का हो जाएगा। ठीक है, तो जो बैंगनी कलर है, बैंगनी है, वो कौन से जीवाणु हैं? ग्राम पॉजिटिव जीवाणु। ठीक है, और जो लाल कलर का है वो आपका है
ग्राम निगेटिव जीवाणु। तो जीवाणु को श्रेणी में बांटा गया, इसीलिए इस तकनीक का क्या किया गया, यूज़ किया गया। ठीक है, तो देखो ऐसा ना मत बोलना कि लाल कलर का होता है ग्राम नेगेटिव जीवाणु करके, है ना। ठीक है, ये केवल एक तकनीक है जानने का। आप ये नहीं लिख सकते कि जो ग्राम पॉजिटिव जीवाणु है वो बैंगनी कलर का होता है, ग्राम नेगेटिव जीवाणु लाल कलर का होता है, ऐसा नहीं लिख सकते आप लोग। कि ये एक तरीका है। ठीक है, ओके। तो ये हो गया बैक्टीरिया अभिरंजन की तकनीक। आगे हम लोग चलेंगे कोशिका की संरचना में। ठीक है, तो यहाँ तक आप क्लियर कर लिए, और चैनल में नया आए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, अच्छा लगे तो लाइक शेयर जो भी करना है लाइक ज़्यादा कर दीजिएगा। ठीक है, ओके, थैंक्स।